नमस्कार, जोहार। नई दिशाएं में मैं कीर्ति चौहान आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। 2024 अब ख़त्म ही होने वाला है और जल्द ही 25 आ जाएगा। जब हमने आज़ादी के इतने साल बिता दिए हैं ना, तो हमारे समाज का एक हिस्सा ऐसा बन चुका है जो ये समझता है कि फेमिनिज़म जो है वो एक नारा मात्र है। फेमिनिज़म की ज़रूरत नहीं है क्योंकि महिला उत्थान तो हो गया है, कुछ के नज़र में कुछ ज़्यादा ही हो गया है। तो मैं आपको कुछ आंकड़े बताना चाहूँगी। UN के रिपोर्ट की माने तो हर 3 में से 1 महिला ने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी ना कभी फिज़िकल या सेक्सुअल वायलेंस ज़रूर झेला है। ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1 साल पहले की रिपोर्ट की माने तो 2023 में भारत में लगभग 31,000 रिपोर्टेड रेप केसेस है, रिपोर्टेड। और अगर हम पार्लियामेंट में ग्लोबल रिप्रेजेंटेशन देखें महिलाओं का, तो UN के हिसाब से सिर्फ 26% महिलाएं ही रिप्रेजेंट कर रही हैं पार्लियामेंट में ग्लोबली। पर हमें तो लगता है कि महिला उत्थान हो चुका है। आप तब तक महिला उत्थान नहीं कर सकते हैं जब तक आप इस समस्या को ना समझें कि महिलाएं आपसे पीछे हैं और उनको साथ लेकर के चलने के लिए पीछे मुड़कर उनको सहारा देना पड़ेगा। आज इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ऋचा चौधरी जी, जो कि बहुत समय से इसी विषय पर काम कर रही हैं, चाहे वो वुमेन मेंस्ट्रुएशनल साइकिल का हाइजीन को लेकर के हो या फिर वुमेन लीडरशिप डेवलपमेंट को लेकर के काम करना हो। हर तरीके के वुमेन सेंट्रिक इश्यूज़ पर उन्होंने काम किया है। एक बात ये भी सच है कि महिलाओं को दिए गए जो डिफेंसिव अधिकार हैं उनका उन्होंने ऑफेंसिव तरीके से इस्तेमाल तो किया है, पर बहुत कुछ प्रतिशत ने। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप वुमेन सेंट्रिक इश्यूज़ को सिरे से नकार दें, और इसीलिए इस विषय पर चर्चा होना बहुत ज़रूरी है। मैं स्वागत करना चाहूँगी हमारे स्टूडियो में ऋचा चौधरी जी का। नमस्कार मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। मैं सबसे पहले तो मैं चाहूँगी कि आप अपने काम के बारे में, महिला उत्थान को लेकर के जो आपने काम किया है उस विषय में बताएं और अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दें। मेरा नाम ऋचा चौधरी है और मैं अभी फिया फाउंडेशन के साथ काम कर रही हूँ। और फिया फाउंडेशन जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में काम करती है, ग्रामीण विकास पे काफ़ी काम कर रही है। और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में मैं राज्य में 2002 से ही काम करी हूँ और बहुत सारी संस्थाओं के साथ मैंने काम किया है और सरकारी विभागों के साथ मैंने भी काम किया है। और जहाँ जहाँ भी मैंने काम किया है वहाँ प्रशिक्षण को लेके सबसे ज़्यादा मैंने काम किया है और महिलाओं के प्रशिक्षण को लेके काफ़ी सारा मैंने काम किया है, चाहे उनके लीडरशिप क्वालिटी को लेके हो, फाइनेंशियल लिटरेसी को लेके हो, या फिर मेंस्ट्रुअल हाइजीन मैनेजमेंट को लेके काम हो। तो अलग अलग विषयों पे महिलाओं के साथ मैंने पिछले करीब 24 सालों से काम कर रही हूँ मैं राज्य में। ऋचा जी, महिलाओं की समस्या को समझना चाहेंगे हमारे राज्य में, चाहे वो रूरल या फिर अर्बन एरिया में हो, तो क्या मुख्य समस्याएं हैं जो वो फेस कर रही हैं? अगर आप झारखंड के परिप्रेक्ष्य में अगर देखिएगा तो राज्य को बने हुए करीब अब 24 साल हो गए हैं पूरे अभी। तो ऐसा नहीं है कि विकास, महिलाओं को लेके विकास नहीं हुआ है या फिर महिलाओं का सशक्तिकरण नहीं हुआ है। कई संस्थाएं काम करी हैं। सरकार की भी बहुत सारी योजनाएं हैं जो पिछले 24 सालों में राज्य सरकार के द्वारा निकाली गई हैं और प्लस केंद्र सरकार के द्वारा भी योजनाएं यहाँ पे क्रियान्वित हो रही हैं। तो ऐसा नहीं है कि सशक्तिकरण नहीं हुआ है, पर ये ज़रूर है कि जिस स्तर पे उनका सशक्तिकरण होना चाहिए उसमें अभी काफ़ी काम बचा है। अगर आप अभी एक NFHS 5 की अगर आप रिपोर्ट देखिएगा झारखंड की, तो अभी भी राज्य में 19% ही महिलाएं ऐसी हैं जिन्होंने 12 साल से अधिक शिक्षा प्राप्त की है अभी भी। और अभी भी अगर आप जो NFHS का डेटा है, बेसिकली जो NFHS का डेटा है नेशनल फैमिली वेलफेयर सर्वे से कहते हैं, जो कुछ साल के अंतराल पे किया जाता है। और जो पिछला ये सर्वे हुआ था ये 2019-20 में किया गया था, जिसको हम NFHS 5 बोलते हैं। उसके तहत भी अगर आप झारखंड में किशोरियों का भी स्तर देखिएगा, उनके स्वास्थ्य को लेके भी देखिएगा, तो करीब अभी भी 60% से ज़्यादा जो किशोरियां हैं वो अभी भी कुपोषण की शिकार हैं ग्रामीण क्षेत्रों में। अगर आप देखिएगा शिक्षा का, जैसे मैंने आपको बताया है कि अभी भी जो मतलब 15 से लेके 49 ईयर्स का जो एज ग्रुप होता है उसमें सिर्फ मात्र 19% ही महिलाएं हैं जो ऐसी हैं जिन्होंने 12 साल से अधिक शिक्षा प्राप्त की है। अगर आप
प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा अगर आप देखिएगा तो उसमें झारखंड की स्थिति में बहुत सुधार है। करीब करीब 85% से ऊपर लड़कियां जो हैं वो अपनी शिक्षा प्राप्त कर रही हैं। फॉर्मल एजुकेशन में अभी भी हैं इसमें। पर उसके बाद एक अचानक सा एक गिरावट आती है लड़कियों की शिक्षा में, और उसके बहुत सारे कारण हैं। अगर आप देखिए शिक्षा को लेके, अगर आप देखें कई बार ऐसा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ लड़कियां रह रही हैं, जहाँ उसका गांव है, वहाँ से उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए जो हाई स्कूल है उसकी दूरी बहुत ज़्यादा है, कॉलेज की दूरी बहुत ज़्यादा है। तो इस कारणवश भी जो लड़कियां हैं वो आगे की उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाती हैं। दूसरा जो कारण अगर शिक्षा के क्षेत्र में ही देखिए, कई बार जो वहाँ पे जो संस्थागत ढांचा है, विद्यालयों में ढांचा, जो अगर कह लीजिए, अगर शौचालय की हम बात कर लें, कई बार झारखंड में ऐसा देखा गया, हम लोग भी जब ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत घूमते हैं तो देखते हैं जो लड़कियों का शौचालय है, अगर वो कोएड स्कूल है तो लड़कियों का जो शौचालय है वो जनरली उसमें ताला बंद रहता है। तो ये सब भी कार्य हैं। अगर ताला बंद रहता है, कभी कभी ऐसा भी है कि वहाँ पे शौचालय तो है पर पानी की व्यवस्था नहीं की गई है। तो इस कारणवश भी लड़कियाँ अपनी शिक्षा छोड़ देती हैं, या फिर उसमें अनियमित हैं, हफ्ते में सिर्फ 2 से 3 दिन ही जा पा रही हैं वो स्कूल। तो ये सब भी कारण है। और तीसरा कारण जो सबसे ज़्यादा मतलब लगता है कि झारखंड में बहुत ज़्यादा है, वो एक है कि एक कल्चरल बैरियर है। अगर आप कह लें तो एक कल्चरल बैरियर है कि लड़कियों को अभी भी उच्च शिक्षा नहीं लेना है। अगर आप देखिए, लड़कियां झारखंड में अभी भी 18 वर्ष के पहले बाल विवाह में ही आता है ये, उसमें भी देखिए उसका भी जो दर है वो अन्य राज्यों से काफ़ी ऊपर है अभी भी। तो ये सब जो कारण अभी भी हैं, मुझे लगता है कि झारखंड में अभी भी अगर आप कहें तो जेंडर सेंसिटाइजेशन की बहुत ज़रूरत है। जेंडर इक्वालिटी जिसे हम कहते हैं, वो अभी भी उस पर काम करने की बहुत ज़रूरत है। जी, तो कुछ मुख्य समस्याओं में तो सबसे पहले यही आता है कि अगर उत्थान करना है तो एजुकेशन करवाइए, पहले तो आप उनको पढ़ाइए, और वहीं पर कई समस्याएं आ जाती हैं। पहले तो बेसिक रिसोर्सेज नहीं हैं, और जैसे शौचालय की सुविधा नहीं है, उसके अलावा रूढ़िवादी बहुत ज़्यादा है जब महिलाओं की शिक्षा की बात होती है। आप क्योंकि ग्रास रूट लेवल पर काम करती हैं, चाहे वो आप, जैसा कि मैंने आप शुरू में इंट्रोडक्शन में भी कहा था कि वुमेन मेंस्ट्रुएशनल हाइजीन को लेकर के आपका काम है, और जो आप पंचायती राज में हमें देखा जाता है कि जो मुखिया पति होता है वही असल में मुखिया होता है, तो उसको लेकर के भी आपका काम है कि आप लीडरशिप स्किल जो है वो डेवलप करवाने के लिए भी काम करती हैं। तो मैं जानना चाहूँगी, क्योंकि आप ग्रास रूट लेवल पर काम करती हैं, ग्रामीणों के साथ जुड़ कर के काम करती हैं, तो क्या कुछ मुख्य चैलेंजेस जो हैं आपको देखने के लिए मिलते हैं? देखिए, पंचायतों के साथ मैंने बहुत काम किया है, और मैं पंचायत राज विभाग में भी काफ़ी साल रही हूँ। एंड उस समय भी झारखंड में अगर आप देखिए तो पंचायतों का चुनाव हुआ था वो सबसे पहले 2010 में हुआ था। और 10 के ही चुनाव में अगर आप देखिए महिला जनप्रतिनिधियों के जो आंकड़े हैं, जो प्रतिशत अगर आप देखिए, वो करीब करीब उस समय भी 52% था। अच्छा। तो अगर आप देखेंगे तो मतलब पुरुषों की अपेक्षा में महिलाओं का जो प्रतिनिधित्व था वो बहुत ज़्यादा था। फिर जो दूसरा इलेक्शन हुआ वो 2015 में हुआ, उसमें भी जो महिलाओं की भागीदारी थी, चाहे वो ग्राम पंचायत स्तर पे हो, पंचायत समिति स्तर पे हो, या जिला परिषद के स्तर पे हो, तीनों स्तरों की पंचायतों में महिलाओं का की भागीदारी थी वो करीब करीब आपका 52 से 53% रहा है राज्य में। पर एक जो है, जो अगर आप अन्य राज्यों से अगर आप झारखंड की तुलना पंचायत राज व्यवस्था में करिएगा, तो एक चीज़ बहुत अहम है कि हमारे राज्य में जो जनप्रतिनिधियों की जो आयु अगर आप देखिएगा वो बहुत यंग, उसमें युवा में है, युवा पीढ़ी जिसमें ज़्यादा है। करीब करीब आप देख लीजिए तो 25 से 40 वर्ष के आप मैक्सिमम लोगों को, आप अधिकतम जनप्रतिनिधियों को देखिएगा कि उस आयु के हैं, तो उनमें जोश बहुत ज़्यादा है। और महिलाओं का भी उसमें देखिए बहुत यंग महिलाएं, मतलब जो है एनर्जेटिक महिलाएं हैं, उसमें जीत के आई हैं। और विभाग के द्वारा उनका काफ़ी प्रशिक्षण भी कराया गया है कि उनका क्षमतावर्धन कार्यक्रम अन्य बहुत अलग अलग विषयों पर कराया गया है, चाहे वो लीडरशिप को डेवलप करने का हो, चाहे वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे हो, वित्तीय प्रबंधन कैसे होता है पंचायत में उसका प्रशिक्षण हो, या फिर जो अलग अलग समाज में विषय हैं, चाहे वो लैंगिक समानता को लेके हो, स्वच्छता को लेके हो, पर्सनल हाइजीन को लेके हो, फिर माहवारी सुरक्षा प्रबंधन को लेके हो, इन सब चीज़ों को, अलग अलग मुद्दों को लेके भी पंचायत राज विभाग और ग्रामीण विकास विभाग ने काफ़ी प्रशिक्षण कराया है इन सब विषयों पे।
बट उसमें एक जो आपने जो बात कही कृति अभी कि मुखिया पति, जिसको मतलब जनरली हम लोग एमपी भी बोलते हैं कभी कभी प्रशिक्षण में, वो जब प्रशिक्षण ऑर्गेनाइज होता है तो वो कभी कभी आपको मालूम नहीं चलता है कि ट्रेनिंग में वो बैठे हुए हैं और उनकी पत्नी जनप्रतिनिधि हैं। तो ये अगर जब हम लोग जब एक बार सबका परिचय जब करवाते हैं तो ये पूछना पड़ता है हम लोग को कि आप ही हैं कि महिला प्रतिनिधि हैं यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास पूरी सूची होती है। तो बड़ा वो धीरे मध्यम स्वर में बोलते हैं कि नहीं, हमारी पत्नी या हमारी भाभी या घर में कोई और जो महिला है वो जनप्रतिनिधि है, चाहे मुखिया है, चाहे पंचायत समिति प्रमुख है। तो हमने पूछते हैं कि फिर वो क्यों नहीं आई हैं, तो नहीं, वो आके यहाँ क्या करेंगी। पर ये प्रश्न है कि जब वो आके क्या करेंगी तो आपने उन्हें चुनाव लड़ने क्यों दिया। जब लड़ने दिया है तो वो अब कहीं ना कहीं वो आप चुनाव जीत के आए हैं तो पूरे समुदाय का ने आपको वोट दिया है चुनाव में, आपको जीत उस जो जनता है उस पंचायत की, उसने आपको जीत हासिल कराई है, तो कहीं ना कहीं आपकी जिम्मेवारी बनती है वो। और तो उस तरह से धीरे धीरे करके देखिए अब पंचायतों का भी 3 कार्यकाल पूरा हो चुका है, अब हम लोग चौथा चुनाव अब बचा हुआ है। पर काफ़ी अगर आप 2010 से लेकर 2024 में देखिएगा तो बहुत सुधार उसमें भी है। कई जगह महिलाएं बहुत आगे निकल के आ रही हैं, प्रशिक्षण में भी उनकी भागीदारी पूरी हो रही है। और अगर 3 से 4 दिन का प्रशिक्षण है तो सिर्फ पहले दिन थोड़ी सी हिचकिचाहट होती है, बट जैसे जैसे हम लोग प्रशिक्षण कराते हैं और उनका मतलब मोटिवेशन बढ़ाते हैं तो वो काफ़ी खुल के आती हैं और वो काफ़ी जानना चाहती हैं कि उनके अधिकार क्या हैं, सरकार ने उनको कौन से अधिकार दिए हैं, गलत सही क्या है, मतलब अगर सरकारी योजनाएं का क्रियान्वयन अगर हो रहा है तो कैसे होना है, वो उनको वित्तीय रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन सी दी गई है, हक क्या है, उनके वित्तीय हक क्या है, कौन कौन से हैं, इनके बारे में बहुत वो जानना चाहती हैं। तो वो प्रशिक्षण के माध्यम से काफ़ी कराया जा रहा है अब। जी ऋचा जी, मैं थोड़ा आपके बारे में भी जानना चाहूँगी, क्योंकि आपने बताया कि सिर्फ एक वुमेन एम्पावरमेंट पर ही आपका काम नहीं है, कई अन्य सब्जेक्ट्स हैं जिस पर भी आप काम करती हैं, पर आपका इस विषय पर इंटरेस्ट जो है वो कब और कैसे बना है? देखिए, जब मैंने 1999 में अपनी पढ़ाई पूरी की दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से, तो मेरा कोई रुझान नहीं था कि मैं ग्रामीण विकास क्षेत्र में आऊँगी और फिर ग्रामीण विकास क्षेत्र में भी बहुत पंचायतों में बहुत काम करूँगी और फिर पंचायतों में भी महिला जनप्रतिनिधियों पे बहुत काम करूँगी। पर ऐसा हुआ कि जब मैं पढ़ाई करके निकली अपना और रांची आई 2002 में मैं रांची आई, तो उसके आगे मैंने उतनी पढ़ाई नहीं की, बहुत सारे कारण थे उसके जो जनरली हर महिला के साथ होते हैं। और फिर मुझे जैसे जैसे अवसर मिला, मुझे जो सबसे पहला अवसर मिला झारखंड में, वो एक प्रोजेक्ट था नव भारत जागृति केंद्र के साथ, उसको हम क्लीन झारखंड प्रोजेक्ट बोलते हैं। वो पहला प्रोजेक्ट था 2005 में जो क्रियान्वयन का शुरू हुआ था और घर घर से कचरा उठाने वाला वो प्रोजेक्ट था। तो उस संस्था में मैंने सबसे पहले काम किया एंड और उसके बाद उस संस्था के बाद मुझे, क्योंकि मैंने कोई ग्रामीण विकास की स्पेसिफिक पढ़ाई नहीं की थी, अच्छा, तो वो कहते हैं ना कि मतलब जो मुझे अवसर मिलता गया वो मैं काम करती रही। चाहे वो ठोस कचरा प्रबंधन से मैंने अपना करियर शुरू किया और उसके बाद मैंने परिवार कल्याण पे भी काम किया है, जैसे कि फैमिली प्लानिंग पे, परिवार नियोजन पे मैंने काम किया है, बच्चों की सुरक्षा पे भी मैंने काम किया है। और फिर 2012 में मुझे अवसर मिला यूनिसेफ की मदद से, मैं पंचायत राज विभाग में मैं कार्यरत थी एंड करीब 8.5 साल मैं वहाँ रही, उस विभाग में रही और वहीं से पंचायतों में मेरी रुचि जागी। और मुझे ये समझ में आया इतने साल काम करने के बाद, क्योंकि देखिए पंचायत एक ऐसा विभाग है, इसीलिए उसको पंचायत राज बोला जाता है और विभाग को हम विभाग बोलते हैं, इसको राज बोलते हैं, क्योंकि ये एक जो तीसरी सरकार है, जैसे पंचायत राज संस्थाएं जिसको हम तीसरी सरकार है, उससे इसका संबंध है। और मुझे समझ में आया इतने सालों में, जब बहुत सारा हमने काम किया, अलग अलग विभागों के साथ अभिसरण करके भी हमने बहुत काम किया, अलग अलग मुद्दों पे काम किया, तो ये समझ में आया कि अगर किसी योजना को, ग्रामीण क्षेत्र में किसी योजना को अगर आपको सफल बनाना है तो उसके लिए आपको पंचायतों को सशक्त करने की बहुत ज़रूरत है।
तभी कोई कार्यक्रम सफल हो सकता है, नहीं तो वो धरातल पे तो पहुंचता ज़रूर है, पर जैसे वो कार्यक्रम ख़त्म होता है, चाहे वो कोई भी कर रहा है, देखिए सरकार के द्वारा कोई कार्यक्रम किया जाए फिर या फिर किसी गैर सरकारी संस्थाओं के द्वारा भी बहुत इस क्षेत्र में काम किया जाता है, जैसे फिया भी बहुत अभी काम कर रही है। तो हमारी भी जो कार्यक्रम, अभी फिया के भी जो कार्यक्रम है उसमें अगर आप देखिएगा तो पंचायत प्रतिनिधियों की बहुत अहम भूमिका है। तो हर कार्यक्रम को उनसे जोड़ना ही होगा, क्योंकि वो जीत के आए हैं, उस पंचायत के लोगों ने उन्हें जिताया है, उस पंचायत के लोगों के लिए उनकी जवाबदेही है। अगर कोई योजना सरकार, अगर भारत सरकार, राज्य सरकार अगर लाती है तो वो पंचायत जनप्रतिनिधियों की जिम्मेवारी है कि वो एक एक लाभार्थी के पास पहुंचे जो उस योजना से संबंध रखते हैं। जी ऋचा जी, शुरू में जब आप महिला उत्थान के बारे में बता रही थी कि जो पहला स्टेप है वो यही है कि इनको पढ़ाना पड़ेगा महिलाओं को, और वहाँ पर मुझे लगता है कि भारत में बहुत काम हुआ है, हमारा फंडामेंटल राइट भी अब बन चुका है, राइट टू एजुकेशन। तो इसको लेकर के काम हो और अच्छे परिणाम भी आए कि जो महिलाएं हैं वो पुरुषों के लगभग समान अनुपात में ही स्कूल और कॉलेज पहुंची हैं, पर फिर ये पढ़ी लिखी महिलाएं कार्यस्थल पर नज़र नहीं आती हैं। ये पढ़ी लिखी महिलाएं फिर पार्लियामेंट में जो आधी आबादी है वो 26% हो जा रही है। इसका क्या कारण आप देखती हैं? देखिए, जो पार्लियामेंट में जो आप कह रही हैं 26% जो है वो पूरे दुनिया का है, वर्ल्ड फिगर है। अगर आप भारत के परिप्रेक्ष्य में देखिएगा तो 14% महिलाएं पार्लियामेंट में हैं। और अभी जो इलेक्शंस हमारे राज्य में हुआ है उसमें भी महिला जनप्रतिनिधि काफ़ी आई हैं, जीत के उसमें काफ़ी आई हैं। बट फिर भी जो आपका ये प्रश्न है कि महिलाएं पढ़ लिख के दोबारा से मतलब वो काम में क्यों नहीं आती हैं आगे, कोई एम्प्लॉयमेंट क्यों नहीं है उनके लिए, तो ऐसा नहीं है कि एम्प्लॉयमेंट नहीं है उनके लिए। सरकारी सर्विसेज में भी, कार्यों में भी देखिए उनकी भागीदारी काफ़ी है, पर जितनी है उतनी उससे ज़्यादा होनी चाहिए। और मेरे ख्याल से जो मुख्य कारण है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत सालों से, जिसको हम कहते हैं ना, वो हमारे अंदर, लड़कियों के अंदर भी बहुत इनग्रेन्ड है। अच्छे अच्छे परिवारों में हमने देखा है कि लड़कियों को ये मतलब पहले से ही है कि मतलब परिवार को यही लगता है कि अगर हम लड़कियों को पढ़ा लिखा भी ले दिया पर शादी हो गई उसकी, तो वो एक लगता है कि एक परिवार का ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो गया, एक उद्देश्य जो परिवार का है कि शादी हो गई, अच्छे घर में पहुंच गई, अब मतलब अब माँ बाप भी मतलब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी खत्म हो गई और उनको लगता है कि वही सबसे अंत है और लड़की अब मतलब खुश है, सुरक्षित है। ये जब तक लड़कियों में खुद से नहीं आए, ये अंदर से नहीं आएगा कि जब तक हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होंगे तब तक हम सशक्त नहीं हैं। आप सशक्त अगर हैं उस मायने में तो वो कहीं ना कहीं अपने पार्टनर के उससे हैं, सशक्त हैं। भले आपके परिवार में आपको सब हक दिया गया है, जो भी चीज़ आपको किसी चीज़ की शायद कमी ना भी हो, बहुत घर ऐसे भी हैं और जहाँ पे सहयोग भी होगा आपके पार्टनर का, फिर भी है कि आप नौकरी करने या अपना करियर की तरफ आपने कभी ध्यान नहीं दिया। तो ये थे कि एक सेल्फ वो भी है। जब आप, जैसे मैंने बताया कि सेकेंडरी एजुकेशन तक महिलाएं बहुत आगे, लड़कियां बहुत आगे निकल रही हैं, उसके बाद एक ड्रॉप आता है, तो ये कहीं ना कहीं एक कल्चरल बैरियर भी है, एक सोच में भी परिवर्तन की बहुत ज़रूरत है। इस चीज़ पे घर स्तर पे, अपने परिवार स्तर पे भी ज़रूरत है, एक सोच बदलने की बहुत ज़रूरत है कि लड़कियों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, एक सामान्य अवसर मिलना चाहिए लड़कों के बराबर या पुरुषों के बराबर, और वो मिला भी है। कई बार ऐसा भी है कि अवसर मिला भी है तो लड़कियां अपने खुद ही चॉइस में भी आगे नहीं बढ़ के कदम नहीं उठा पा रही हैं वो। और ये कहना, कई बार देखिए हम लोग तो बहुत लोगों से बातचीत होती है, चर्चा होती है, ग्रामीण क्षेत्रों में भी चर्चा होती है, शहरी क्षेत्रों में भी देखिए बहुत चर्चा होती है। शहरी क्षेत्रों की अगर आप हालात देखिएगा तो वो ऐसा नहीं है, महिलाओं को लेके ऐसा नहीं है कि वो बहुत अच्छी है ग्रामीण क्षेत्रों की महिला। एक ही चीज़ अच्छा है कि चलिए शहरी क्षेत्र में महिलाओं का जो एजुकेशन स्टेटस है वो बेटर है, बट जब आप देखती हैं कि कार्य क्षेत्र में देखिए या फिर अगर आप महिला जो कार्य बल है, वर्क पार्टिसिपेशन जिसको हम कहते हैं, उसमें अगर आप देखिएगा तो ग्रामीण क्षेत्रों में फिर ज़्यादा है और फिर शहरी क्षेत्रों में कम है। जी बिल्कुल। ये चीज़ ज़रूर है कि ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं 90% महिलाएं, जो अभी जो रिपोर्ट आई है उसमें 90% महिलाएं जो हैं ग्रामीण क्षेत्रों में वो कृषि आधारित काम में लगी हुई हैं, जिसका मतलब उसको कोई रिटर्न नहीं मिलता है, कोई वो पेड नहीं है, उसके वजह उसको कोई वेजेस नहीं उसको मिल पाते हैं। पर जो शहरी क्षेत्र में आप देखिए पढ़ लिख के भी जो हैं लोग अपने घर पे हैं, और ये आज के देखिए उस पे कहना कि नहीं फैमिली देखनी है, बच्चे देखने हैं,
तो ये आज के, अगर आप आज के सिनेरियो में देखिए, आज के परिप्रेक्ष्य में देखिए, तो अगर लड़कियां या महिलाएं भी इस चीज़ को बोलती हैं तो ये मेरे ख्याल से, मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है कि ये गलत है। जी। जब तक आप नहीं निकलिएगा आगे, तो आप अपने पीछे नेक्स्ट जो जनरेशन है, आने वाली पीढ़ी है, आपकी लड़कियां हैं, बच्चियां हैं, उसको भी आप यही सिखाइएगा, क्योंकि ये तो एक सर्कल है ना। आज आप बेटी है, कल को उसकी शादी होगी, फिर वो माँ बनेगी, तो सर्कल है। तो जो आप अपने बच्चियों को बताइएगा वही वो कैरी फॉरवर्ड करेंगे। जी ऋचा जी, कुछ जो महिलाओं की समस्याएं हैं वो पुरुष वर्ग को लग सकता है कि कितनी छोटी सी बात है। जैसे मान लीजिए मेंस्ट्रुएशनल साइकिल की बात करें, उनको लगेगा कि कितनी छोटी सी बात है, इसके लिए इनको छुट्टियां चाहिए, इसके लिए ये इशू बना रही हैं और चाहती हैं कि सैनिटरी नैपकिन्स उसके प्राइसेस कम हो जाए। पर ये कितनी बड़ी बात है कि जो महिलाएं हैं उनकी आधी से ज़्यादा ज़िंदगी उनको ये चीज़ झेलना है, और इस विषय पर भी आपने काम किया है। मेंस्ट्रुएशनल साइकिल को हाइजीनिक तरीके से करने के लिए गाँव में जा कर के आप काम करती हैं। क्या काम है, ये पूरा प्रोसेस मैं जानना चाहूँगी। देखिए, बेसिकली मेंस्ट्रुअल हाइजीन मैनेजमेंट, जिससे हम कहते हैं माहवारी सुरक्षा प्रबंधन कहते हैं, इसको लेके बहुत सारे विभाग काम कर रहे हैं। जैसे कि जो मुख्य विभाग हैं उसमें कि आपके एक शिक्षा विभाग तो है ही, फिर आपका समाज कल्याण विभाग है, कल्याण विभाग है, तो जितने विभाग जो काम कर रहे हैं इस पे, और सब में ये कंपोनेंट है माहवारी सुरक्षा प्रबंधन लड़कियों के लिए। तो ये बेसिकली जो ये सुरक्षा प्रबंधन है, इसको इस तरह से नहीं देखना चाहिए कि सैनिटरी नैपकिन का इस्तेमाल बढ़ाया जा रहा है। सैनिटरी नैपकिन का इस्तेमाल बेसिकली एक तरीका है कि लड़कियां सैनिटरी नैपकिन अगर उनको मिल पा रहा है आसानी से, अगर उनके विद्यालयों में उसका डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण हो रहा है, तो वो उसको यूज़ करें या फिर घर में यूज़ करें। बट प्रबंधन का मतलब सिर्फ सैनिटरी नैपकिन यूज़ करना नहीं है। अगर लड़कियां कपड़ा भी इस्तेमाल कर रही हैं तो वो भी सही तरीके से इस्तेमाल करें। अगर कपड़ा इस्तेमाल कर रही हैं तो वो रेगुलरली धुले धूप में सुखाया जाए। कभी आपने देखा होगा ग्रामीण क्षेत्रों में जनरली उसको साड़ी के नीचे छुपा दिया जाता है या किसी अन्य वस्त्र के नीचे उसको तार पे सुखा दिया जाता है, वो नहीं होना चाहिए। तो जब हम माहवारी सुरक्षा प्रबंधन के बारे में जब किशोरियों को या फिर महिलाओं को बताते हैं, तो ये बताते हैं आप कोई भी सामग्री इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे सैनिटरी नैपकिन इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे कपड़ा इस्तेमाल कर रहे हैं, कॉटन का कपड़ा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसकी साफ सफाई पे आपको बहुत ध्यान रखना है, उसको धूप लगना चाहिए। इस तरह से मतलब ये है। तो प्रबंधन का ये सिर्फ मतलब ये नहीं कि सैनिटरी नैपकिन का सप्लाई बढ़ाना है या ये करना है। अगर सरकार उसको उपलब्ध करा रही है, तो अगर उसको हर लड़की को हर महीने मिलते रहे या वो खुद से खरीदते रहे तो अच्छा है। पर कई बार ऐसा होता है कि हर परिवार उसको हर महीने नहीं कर सकता। अगर एक परिवार में 3 से ज़्यादा लड़कियां हैं या महिलाएं हैं, तब वो किसी भी हो सकता है किसी ग्रामीण क्षेत्र में परिवार को दिक्कत हो उस चीज़ की, तो उस स्थिति में अगर वो कपड़ा इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो उसका भी प्रबंधन कैसा होना चाहिए, साफ सफाई का कितना ख्याल रखना चाहिए, कैसे रखना चाहिए, उसका निपटारा कैसे होना चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में हम बताते हैं उस चीज़ के बारे में। ऋचा जी, जो आप ग्रामीणों के साथ में काम कर रही है, मैं इसके रिजल्ट के बारे में, परिणाम के बारे में जानना चाहूँगी कि इतने वर्षों से काम करने के बाद जो महिलाओं के साथ आपने काम किया, उनकी स्थिति बेहतर हुई और किस तरीके से बेहतर हुई? अगर आप कुछ एग्जाम्पल दे करके समझाना चाहें, लाइव एग्जाम्पल्स। एकदम। अभी देखिए, जो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि महिलाओं की स्थिति में झारखंड में परिवर्तन बहुत ज़्यादा है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी अगर आप देखिएगा तो ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा, पंचायत राज विभाग के द्वारा और अन्य विभागों के द्वारा भी आपने सखी मंडलों के बारे में सुना होगा, जिसको हम SHG ग्रुप्स बोलते हैं। वो बहुत बड़ा कार्यक्रम भारत सरकार का है और हर राज्य में चल रहा है। उस कार्यक्रम के जरिए एक तरह से आप कह सकते हैं एक क्रांति आई है महिलाओं के बीच में ग्रामीण क्षेत्रों में। और महिलाएं अपना संगठन बना के, जिससे हमें VOB बोलते हैं, एक सबसे नीचे स्तर पे SHG बोलते हैं, फिर SHG से VO बनता है और ऐसे करके आगे उसका अलग अलग है, ब्लॉक लेवल पे, फिर पंचायत पे, फिर ब्लॉक पे, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। तो वो एक क्रांति तो ज़रूर आई है उसमें। और महिलाओं उस कार्यक्रम के द्वारा और अन्य कार्यक्रमों के द्वारा भी महिलाओं का हर चीज़ों में प्रशिक्षण बहुत कराया गया। फिर उनको प्रशिक्षण देने के बाद कौशल निर्माण पे भी बहुत सरकार का बहुत जोर है, स्किल डेवलपमेंट पे भी बहुत जोर है। और फिर उनका स्किल डेवलपमेंट के बाद जो है माइक्रो एंटरप्राइज, जो छोटे व्यवसाय हैं, उनको शुरू करने के लिए बहुत प्रोत्साहित महिलाओं को किया गया और महिलाओं ने अभी किया भी है काफ़ी। अभी हमारी संस्था की तरफ से अभी हम लोग गुमला क्षेत्र में ही गए थे, वहाँ पे अभी एक बहुत अच्छा, बहुत सुंदर काम हुआ है, एक मिलिंडा ट्रस्ट के द्वारा वो काम हुआ है। वो मिनी सोलर ग्रिड्स पे काम हुआ है। गुमला जो जिला है, ये एक कह सकते हैं कि
बहुत ही मतलब पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, गांव भी है, बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है एंड पूरा ही ट्राइबल इलाका है वो, मतलब 90% से ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वहाँ की, जो समुदाय हैं वो ट्राइबल पॉपुलेशन है वहाँ पे। और वहाँ पे ये एक्सपेरिमेंट किया गया है मतलब माइक्रोग्रिड्स का, मिनी माइक्रोग्रिड्स का काम किया गया और घर घर तक करीब करीब 500 से 600 घरों में डायरेक्ट बिजली दी गई है। अच्छा। अब उस बिजली से महिलाएं अपना अपना छोटा छोटा काम भी शुरू करी हैं। जैसे कि एक काम है आपका मस्टर्ड ऑयल प्रोसेसिंग यूनिट लगाया गया है, जिसमें सरसों की खेती भी बढ़ी है बहुत कुछ गाँव में, और उसके बाद महिलाएं उस जब हार्वेस्ट के बाद वो पूरा सरसों वो अपने यूनिट में लेके आती हैं, महिलाएं उनका टेस्टिंग भी कर रही हैं उस तेल, उसका पूरे तेल का टेस्टिंग भी हो रहा है और फिर उस तेल का प्रोसेसिंग होकर, मतलब उस मस्टर्ड सीड्स का प्रोसेसिंग होकर तेल निकाला जा रहा है, उसकी पैकेजिंग भी महिलाएं कर रही हैं। तो अब हर तरीके के मतलब मैन्युफैक्चरिंग से लेकर एग्रीकल्चर, हर मतलब मैन्युफैक्चरिंग नहीं, रादर आप कहिए उसको कि प्रोडक्शन से लेके, सरसों का जो प्रोडक्शन है उससे लेके तेल के प्रोसेसिंग तक अगर आप देखिए पूरा जो काम जो है एंटरप्राइज है वो महिलाएं ही संभाल रही हैं गुमला क्षेत्र में। ऋचा जी, इस बात से तो मैं भी वाकिफ़ हूँ कि जो महिलाएं हैं ना झारखंड राज्य में, वो सच में बहुत जागरूक हैं और उनको अपनी भागीदारी देनी है, बस उनको बढ़ावा की ज़रूरत है। जैसा कि आप बता रही थी, जब आप उनको लीडरशिप क्वालिटीज़ के बारे में समझाने जाती हैं गाँव में, तो ये बात से तो मैं भी सहमत हूँ और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और महिलाओं को लेकर के जो आपने काम किया है उसकी भी मैं बहुत सराहना करती हूँ और मैं आपको बहुत सारी शुभकामनाएं भी देती हूँ कि आगे चल के आप ऐसे ही बहुत अच्छा काम करते रहें। इसी तरीके से हर हफ्ते हम अलग अलग मेहमानों से बातचीत करते हैं जो किसी न किसी तरीके से एक सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रयासरत हों। हम कह सकते हैं कि वो एक समाज में नई दिशा दे रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। मैं मिलूँगी आपको नई दिशाएं के अगले अंक में, तब तक के लिए जोहार।